नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। पिछले दो वीडियोस में हमने समझा कि नंबर्स क्या होते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं, वर्ब की कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि इंग्लिश में सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें अलग अलग देख सकते हैं, समझ सकते हैं या उन्हें अलग अलग डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक टेंसेस को लेकर। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली गलती है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। इंग्लिश में ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये गलती हिंदी या पंजाबी में भी की जाती है, लेकिन जहां हम हिंदी या पंजाबी में इस तरीके की गलती करते हैं तो सामने वाला, सुनने वाला उसके ऊपर हंसता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में ऐसी गलती करते हैं तो जिसे सामने वाले को अगर इंग्लिश आती है तो वो आपके ऊपर जरूर हंसेगा। आपसे ये गलती ना हो इसलिए ये जरूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको पूरी जानकारी हो। वैसे भी जब हम टेंसेस करते हैं तो टेंसेस का मतलब ही सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से टेंस में वर्ब किस तरीके से आएगी, या वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लग कर आएगी या नहीं लग कर आएगी। तो इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना टेंसेस को समझने से पहले बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और कैसे हम उसे अच्छे तरीके से समझकर सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टेंसेस में हमें यूज करते हैं, तो सबसे पहले टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है टेंसेस में। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना या एक दूसरे के साथ उस कनेक्शन में आना सही तरीके से बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो टेंस क्या होता है? टेंस क्योंकि हमें किसी भी एक्शन के टाइम के बारे में बताता है कि कौन सा काम कब हुआ है या हो रहा है या होगा। तो होता क्या है कि कोई भी चीज जो हो रखी होती है, चाहे वो पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है या फ्यूचर में होगी, इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा हमें वो एक्शन से, वर्ब से। और वर्ब अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और वो कैसे यूज होती है? सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। तो यही सारी चीजें मिलजुल कर डिसाइड करती हैं कि कौन सा टेंस है, जैसे वो पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। जैसे वह स्कूल जाता है, अब ये सब्जेक्ट वह है, स्कूल भी छोड़ दो, अब ये जाना जो है वो जाता की बात हो रही है, ठीक है, और इसके साथ है आया। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कल किताब पढ़ी, अब ये जाता है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने कल किताब पढ़ी, ई, और कल से हमें पता चल रहा है कि ये पिछले कल की बात हो रही है। इसी तरीके से हम पार्क में खेलेंगे, है तो खेलना ही, ये आज भी खेल सकते हैं, पिछले कल भी खेला हो सकता है, अगले कल भी खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे से पता हमें चल रहा है कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ जो टेंस है इससे हमें पता चलता है, वर्ब से ज्यादातर पता चलता है हमें कि जो एक्शन है वो हो चुका है, हो रहा है या आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो टेंसेस का पता हमें वर्ब की फॉर्म से ही चलता है, और ये सिर्फ वर्ब की अकेली फॉर्म नहीं होती, वर्ब के साथ उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी जुड़े हुए हैं। और वर्ब जो है वो कभी भी एक जैसी कांस्टेंट नहीं होती, वर्ब जो है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है, और यहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है टेंसेस को लेकर, क्योंकि जो वर्ब है वो चेंज होती रहती है, उसका फॉर्मेट, उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो जुड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। इन सारी चीजों को समझेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक मेन वर्ब है, हमने जैसे कि एक वीडियो में किया था पहले कि वर्ब क्या होती है, तो जो मेन वर्ब है वो प्ले है, और ऐसे ही प्लेड है, ठीक है, और विल प्ले है। अब देखिए यहाँ प्ले है, यहाँ भी प्ले है। देखिए दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट टेंस है, दे प्ले क्रिकेट। अब दे के साथ प्ले लगा है, दे के साथ प्लेइंग नहीं लगा, ये दे के साथ प्लेज नहीं लगा, तो उसका मीनिंग जो है वो सही आ रहा है, कैसे बन रहा है वो डिसाइड हो रहा है। अब ये प्ले क्यों लगा है? दे की वजह से लगा है। अगर ही होता तो प्लेज लगता, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन प्ले यहाँ पर हमें बता रहा है इस सेंटेंस में कि ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे प्ले वर्ड है, उससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। दे प्लेड क्रिकेट, अब ईडी लग गया है तो ये पास्ट में चला गया, तो इससे क्या हो रहा है? हमें पता चल रहा है कि ये पिछले कल की बात है या पिछली बात है। इसी तरीके से जब प्ले के साथ विल लग गया है, वो वही है, लेकिन ये साथ में हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, और ये फ्यूचर टेंस में है। तो ये देखिए ये वर्ब्स हैं, प्ले, प्लेड और विल प्ले, और ये सब्जेक्ट है दे, ये सेम रह रहा है, लेकिन वर्ब का रूप डिसाइड कर रहा है कि कौन से टेंस में है।
अब यही चीज को सीखना समझना कि एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में आते हैं, इनको समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। तो मेन वर्ब्स तो मेन वर्ब हैं, जैसे कि जो मेन एक्शन के बारे में हमें बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, जैसे डू है, किक है, प्ले है ना, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, कट है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो मेन एक्शन को बताते हैं उन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन है ना, लेकिन जब वो वर्ब किसी टेंस के हिसाब से आती है तो उसके लिए कुछ और जो वर्ड्स हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं, जो मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पे स्पीक है मान लीजिए, या आपके केस में यहाँ पे था प्ले था। तो जब मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ उसके टेंस को शो करने के लिए कि वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, और उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से ये दिखाने के लिए कि वो एक्शन कैसा है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है या कंप्लीशन है, उसको बताने के लिए जो साथ में कोई वर्ड यूज किया जाता है, वर्ब्स यूज की जाती हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने वाले वर्ब्स होती हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये वर्ब्स के साथ आएंगी, राइट। अगर मेन वर्ब है तो तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, अगर मेन वर्ब नहीं है तब हम इन्हें वर्ब्स कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब सेम चीज है, जैसे दे प्ले क्रिकेट, अब इसमें प्ले जो है वो मेन वर्ब है, दे प्लेड क्रिकेट, इसमें प्ले जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो ईडी के साथ आई है, सेकंड फॉर्म में है। दे विल प्ले क्रिकेट में प्ले मेन वर्ब है, लेकिन विल जो लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, इसमें प्ले जो है वो मेन वर्ब है और हैज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैज की वजह से ईडी लगा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ये ईडी क्यों लगा है, ये हैज की वजह से लगा है, क्योंकि ही हैज प्लेड क्रिकेट अलग है अगर हम लिखें ही प्लेड क्रिकेट। अब ही प्लेड क्रिकेट का मतलब अलग है और ही हैज प्लेड क्रिकेट का मतलब अलग है। क्यों? हाँ, टेंसेस भी अलग हैं ये आपस में। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था कि सब्जेक्ट के कैसे अलग अलग रूपों में सब्जेक्ट हमें मिलता है, हमें उसके बारे में समझ होनी चाहिए। जब तक हम सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम उसका वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट करवाएंगे। इसी तरीके से हमें वर्ब की भी समझ होनी चाहिए कि वर्ब के साथ साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब या कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में किस तरीके से जुड़ेगा। तो कुछ कॉमन जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं जिन्हें हम बेस फॉर्म कह सकते हैं, वो तो यहाँ पे देखेंगे, बी है, हैव है और डू है। ऐसे केसेस में एक और भी है जिनको हम बाद में करते हैं। यहाँ जो बी वाला जो पार्ट है मेन वर्ब का, वो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ इस तरीके से मिलता है। इज है, एम है, आर है, ये प्रेजेंट टेंस में आएंगे, इज एम आर। वॉज और वर जो है ये पास्ट टेंस में आएंगे। विल और शेल जो है वो फ्यूचर में आएंगे। यहाँ आप विल और शेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। विल और शेल जो है वो फ्यूचर टेंस में आएंगे। इसी तरीके से हैव के साथ भी मिलता है, और हैव में हमें इस रूप में हैव जो है वो मेन वर्ब है, और यहाँ पे हैज, हैव, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में आएंगे, और हैड जो है वो पास्ट टेंस में आएगा। जब इनके साथ विल और शैल जुड़ेंगे तब ये फ्यूचर में आएंगे, जैसे विल हैव, शैल हैव। इसी तरीके से डू जो है वो मेन वर्ब है, और डू से जो हेल्पिंग वर्ब्स बनते हैं वो है डू और डज और डिड, और डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और डिड जो है वो पास्ट टेंस में आता है। फ्यूचर टेंस में जो वो इसके लिए विल या शैल ही यूज किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसे मॉडल्स भी होते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। कुछ एक उसमें जो मेन वर्ब, ये हम इनको हम आप हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये मॉडल्स हैं, जैसे विल है, शैल है, कैन है, मे है, माइट है, कुड है, ये सारे के सारे इन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। ये भी एक किस्म से हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, क्योंकि इसके साथ में भी वर्ब आएगा। जब ये वर्ब के साथ आएंगे तो ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज किए जाए। लगभग यही होते हैं, इसके अलावा लगभग ना के बराबर है। इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, डू डिड हो गया, हैज हैव हैड हो गया। मेनली जनरली यही चलते हैं। विल शैल हो गया, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, वुड शुड हो गया, इस तरीके से मस्ट हो गया, आउट टू हो गया, नीड नॉट हो गया। यही है कुछ जो यूज होते हैं। और इन मॉडल्स और ऑक्सिलरीज के बारे में आपको अलग से वीडियो जो है वो आने वाले टाइम में मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम टेंसेस को समझेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है वो हमने ये सीखनी है कि जिस भी नंबर में हमारा सब्जेक्ट होगा उसी नंबर में वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी।
तो ये ध्यान रखना कि आपने सब्जेक्ट ढूंढना है कौन सा है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इसका पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको नंबर्स का पता होना चाहिए, और जिसके बारे में मैंने ग्रामर के पहले वीडियो में बात करी थी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जब आपने ढूंढ लिया कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर आप वर्ब को उसके साथ एग्री करके वर्ब को भी सिंगुलर में ही यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके हिसाब से आएगा। जैसे द बॉय, यहाँ पे क्या है, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम प्ले वर्ब को प्ले नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्रामर के रूल के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है। अगर आपने लिखा द बॉय प्ले क्रिकेट तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रॉन्ग हो गया, आपने वर्ब कौन सी लगा दी, प्लूरल वाली लगा दी, इसीलिए वो सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो गया। तो ये जरूरी है, ये कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं, यही चीज हम टेंसेज में आगे सीखने वाले हैं कि कौन से टेंस में वर्ब आएगी, तो किस तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या किस तरीके से वर्ब को हमने यूज करना है। टेंसेज को सीखने का मतलब बेसिकली वर्ब के सही रूप को सीखने से है कि कौन से टेंसेज में वर्ब को किस तरीके से यूज करना है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सब्जेक्ट को देखना है, और अगर ये सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, प्लूरल। दे आर डूइंग, अब दे है तो गो है, तो गो के साथ आईएनजी लगेगा, लेकिन दे के साथ आर लगेगा, तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हमने ऑक्सिलरी वर्ब, देखो वर्ब का तो हम यहाँ इस टेंस में कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जब हम उसको करेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन यहाँ पे दे के साथ आर आएगा, तो हमें इसको इसी हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। यू हैव नॉट आंसर्ड मी, अब देखो यू के साथ हैव आएगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये चीजें एक दूसरे के साथ बाइंडिंग में है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये आपस में एग्री करती हैं तो ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगी, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, अब ही है तो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हैज आता है, तो सब्जेक्ट मैटर करेगा, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब वर्ब है फिनिश, अब फिनिश के साथ हमने क्योंकि हैज लगा दिया हुआ है इसीलिए ईडी भी लगाना पड़ेगा, ये भी रूल है। अब ये जितने रूल हैं ये टेंसेज में पढ़ेंगे हम अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल में आएगा। इसी तरीके से अगर दो सब्जेक्ट्स हैं कहीं पर मान लीजिए और बीच में आपके एंड वर्ड आता है और दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं, तो आप जो वर्ब लगाओगे वो प्लूरल के हिसाब से लगाओगे। जैसे राम एंड श्याम, दो चीजें हो गई, एंड के साथ जब जुड़ी होंगी तो हम इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे, और जो हमारा लगेगा वर्ब लगेगी आर है, जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी वो प्लूरल के हिसाब से लगेगी। ही एंड शी इज वर्किंग नहीं होगा, आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि जब एंड के साथ ये जुड़ेंगे दो सब्जेक्ट आपस में तो हम उसे प्लूरल कंसीडर करेंगे, ये याद रखना पड़ता है। लेकिन जब कोई दो सब्जेक्ट्स और या नॉर के साथ जुड़ते हैं तब हम उसे जो लास्ट में नियरेस्ट होता है उसके हिसाब से लगाते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट। जैसे कि इधर राम और हिज फ्रेंड्स, अब और लगा है तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक राम और एक हिज फ्रेंड्स। देखिए यार ये आपको सब्जेक्ट वाले उस वीडियो से आपको समझना चाहिए, अगर आपने अच्छे से टेलीग्राम चैनल पर दी हुई सारी प्रैक्टिस कर रखी है आई एम श्योर कि आप यहाँ से सब्जेक्ट पहचान पाओगे। तो यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है राम और दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। अभी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आपस में, एंड से नहीं जुड़े, अगर एंड से जुड़े होते तो हम इसे प्लूरल कंसीडर कर लेते, लेकिन ये जुड़े हैं और से, और अगर और से जुड़े हैं तो हम देखेंगे कि वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है आर कमिंग, तो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है हिज फ्रेंड्स, तो हम इसके हिसाब से, अब क्योंकि ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, अगर ये सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पे इज एम लगाते हैं, ठीक है। जैसे निदर दे नॉर देयर रीडर इज, नॉर देयर लीडर इज कमिंग, निदर दे, अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं दे और देयर लीडर, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना आता है तो इसमें दो हैं, और बीच में किससे जुड़े हैं, ये नॉर से जुड़े हैं। अगर ये नॉर से जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि जो नियरेस्ट है इज कमिंग वर्ब है यहाँ पर, इसके जो नियरेस्ट कौन सा है देयर लीडर, लीडर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज आया। निदर ही नॉर देयर नॉर हिज लीडर्स होता तो आर आ जाता, क्योंकि नियरेस्ट क्लोज क्या होता, लीडर्स होता। ऐसे ही एक और इसमें रूल है, जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन,
ये देखने में वन लगा है तो यहीं से क्लैरिटी हो जानी चाहिए आपको कि ये सिंगुलर वर्ब के रूप में आते हैं। जब भी ऐसे वर्ड्स का यूज होगा कहीं भी, एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, अब एवरीवन को हम सिंगुलर करेंगे तभी हमने लाइक के साथ ऐसे लगाया है। ये रूल है, यही ग्रामर के रूल्स हैं जो हम टेंसेज में पढ़ते हैं कि जब सिंगुलर आता है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ए एस लग जाता है। ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसके इमीडिएटली बाद नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी वो वही मिलेगी। एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, तो एवरीवन हो चाहे एनीवन हो चाहे समवन हो, उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ हैज का मतलब है सिंगुलर में, हम अगर प्लूरल कंसीडर करते तो हम हैव लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, देखने में वो लगता है कि वो प्लूरल है लेकिन वो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। जैसे उसमें मैंने सब्जेक्ट वाले वीडियो में ये चीज मैंने बताई थी। देखने में वो लगेगा कि वो बहुत सारी हैं लेकिन उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उन्हें जनरली हम सिंगुलर वर्ब के साथ जोड़ के एग्रीमेंट करते हैं। जैसे द टीम, टीम हालांकि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है लेकिन टीम के साथ इज आएगा क्योंकि हम इसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से द कमेटी, मैंने बताया था उस वीडियो में भी, द कमेटी जो है वो एक सिंगुलर के रूप में हमेशा उसे हम यूज करते हैं। द कमेटी हैज मेड अ डिसीजन। इसी तरीके से द फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देखने में ज्यादा लोग होंगे उसमें लेकिन उसको इज लगेगा, उसके साथ आर नहीं लगेगा। ऐसे कई सारे नाउन्स होते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो देखने में ग्रुप होते हैं लेकिन उन्हें हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। उसके बारे में वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बात करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देखिए ताकि आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी आ जाए। जब तक सब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी आपको वर्ब लगाने का कोई तरीका नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके का कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऐसे ही कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन वो सिंगुलर होती हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, ऐसे लगा है, देखने में लग रहा है भी प्लूरल है तो, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, उसके साथ हम इज लगाएंगे। जैसे द न्यूज, अब न्यूज चाहे ज्यादा ही न्यूज क्यों नहीं है, बहुत सारी न्यूज है तब भी हम उसके साथ इज ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखने में लगेगा कि ये प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर होती हैं। और उसके साथ हम जब वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे, वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे। इसके बारे में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सब्जेक्ट वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बात करी है। जैसे अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स हैं जब ये फ्रेजेज आएंगी तो फॉलो द नाउन दैट कम्स आफ्टर देम, तो इसके बाद जो नाउन होती है उस नाउन के हिसाब से जो है वो वर्ब लगाई जाती है। जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ देखने में सिंगुलर लग रहा है, कम लग रहा है ना, लॉट की वजह से सिंगुलर लग, लेकिन आगे क्या है, स्टूडेंट्स है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो उसके बाद नाउन आएगा वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बन गया पूरा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देखने में सब्जेक्ट यही लग रहा है लेकिन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ की वजह से कईयों को लग सकता है कि भाई ये तो इज आना चाहिए, लेकिन इज नहीं आता, यहाँ पे आर आता है क्योंकि ये रूल है कि जब अ लॉट ऑफ है या नंबर ऑफ है या अ वैरायटी ऑफ है उसके बाद जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब जो वो लगाई जाए। अ लॉट ऑफ मनी, और देखिए मनी, अब यहाँ पर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लगा है, अ लॉट ऑफ मनी के साथ इज लगा है, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि अ लॉट ऑफ के बाद क्या चीज आई है, क्या वर्ड, क्या नाउन आया है, उसके हिसाब से आपका वर्ब जो है वो लगाया जाए। जैसे अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, तो होना तो एक ही हिसाब से तो इज लगना चाहिए, अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल हियर, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। जब अ वैरायटी ऑफ वर्ड आता है तो आगे जो उसके बाद नाउन है उसका रूप देखा जाएगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है और उसके हिसाब से वर्ब जो है वो लगाई जाएगी। इसी तरीके से जब टाइम दिया हो, मनी दी हो, डिस्टेंस दिया हो, तब भी वो सिंगुलर वर्ब ही होते हैं। जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहेगा यहाँ पे, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब होगा क्या, कोई देखेगा 10 किलोमीटर्स, भाई ऐसा लगा ये तो प्लूरल है, हमें तो एकदम से लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर क्या है, प्लूरल है, तो आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, नो, 10 किलोमीटर। जब इस तरीके से टाइम दिया हो, मनी दी हो या डिस्टेंस दिया हो तब हम उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल जैसे कि 5000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, 5000 रुपीज इज बिग अमाउंट, इज लगेगा क्योंकि इस केसेस में हम उसे कलेक्टिवली यूज करते हैं और कलेक्टिवली यूज करने के कारण हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी हो कि सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड करें और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं इसके बारे में आपको क्लैरिटी हो। तो पिछले 2 वीडियो जो इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए और आगे के टेंसेस को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि इन तीनों वीडियोस में बताई गई चीज, पढ़ाई गई चीज या समझाई गई चीज की अच्छी समझ आपको आ गई हो और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हो। जितना भी टेलीग्राम चैनल पर इस टॉपिक्स के बारे में आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है वो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है। आप
उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करिए सारा का सारा। जब आपका सारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही आपको टेंसेज वाली वीडियोस को देखना चाहिए। अदरवाइज आपकी वो सारी एक्सरसाइज टेंसेज वाली वीडियोस को देखने की जो है वो बिल्कुल उसका यूजलेस हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो टेंसेज वाली वीडियो के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।